हर पार्टी अंडर द लॉ प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं ले सकती, गैर कानूनी सोर्सेज से नहीं ले सकती। अगर वो साबित होता है तो सबसे पहले वो जो चेयरमैन ऑफ द पार्टी सर्टिफिकेट देता है वो फेक हो जाता है, उसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज है। लेकिन इस केस में और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मतलब 28 बैंक अकाउंट जब स्टेट बैंक के जरिए बरामद हुए जिसमें मेजोरिटी कंसील किए गए, यानी हमने जो रिपोर्ट ऑडिटर्स के जरिए पेश की है, हर साल 16 अकाउंट्स पीटीआई ने कंसील किए हैं और ऐसी इलीगल फंडिंग हुई है, उसकी तमाम तफसीलात दी है। यानी चेयरमैन ऑफिस में कैश कोई 25-26 मिलियन रुपए है। इसके अलावा एक यूबीएल का अकाउंट है, वो सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज आया, अगले दिन कन्वर्ट हुआ रुपए में और सीक्रेट अकाउंट्स में चला गया। उसमें उन पूरे अकाउंट में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बहुत बड़े पैमाने पे बेकायदगी हुई है। और ये वो अकाउंट्स हैं जिनको पीटीआई की टॉप लीडरशिप ऑपरेट करती थी, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग सैफुल्लाह नियाजी, इंक्लूडिंग डॉक्टर ये सरदार अजहर तारिक, इंक्लूडिंग कर्नल यूनुस अली रजा, इंक्लूडिंग डॉक्टर मोहम्मद। ये जो टॉप लीडरशिप थी ये इन अकाउंट्स को ऑपरेट करती थी। और तो इसलिए इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर इसमें एक बहुत बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि और ये मैं आपको बड़ी दिलचस्प इसका पहलू बताऊं कि पीटीआई के अपने जो मुलाजमीन है मरकजी दफ्तर के, तो उनमें से 3-4 मुलाजमीन मेरे मेरे घर आए। उन्होंने मुझे ये कहा कि जी हमसे बड़ी ज्यादती हो रही है, हमारे जाती अकाउंट्स में बहुत बड़े पैमाने पे पैसा आता है, हमसे कैश चेक पे साइन कराया जाता है और वो पैसा निकाल दिया जाता है। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मुझे पेश करो। तो उन्होंने मुझे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किया जिसमें लिखा हुआ है 4 मुलाजमीन, 6 सिग्नेचर्स हैं जो फाइनेंशियल बोर्ड के जिनके मैंने नाम लिए, उनके सिग्नेचर्स उन्होंने ऑथराइज किया। अब जब हम स्क्रूटनी कमेटी में इनसे पूछते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, वो कहते हैं हाँ जी ऑथेंटिक है। तो हम कहते हैं इसका रिकॉर्ड सामने लाएं, तो वो कहते हैं हम नहीं देंगे आपको रिकॉर्ड। स्क्रूटनी कमेटी को कहते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हम इनसे नहीं पूछेंगे। आप अंदाजा लगाइए मैनेजमेंट ऑफ द केस। स्क्रूटनी कमेटी हमें लिख के देती है अपने ऑर्डर में कि हम पीटीआई से उनके जो 28 अकाउंट्स है वो आपसे शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम पे पीटीआई एतराज करती है। तो ये देयर गोज द ट्रांसपेरेंसी। सो डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस हमें इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद है कि वो ये तमाम फैक्ट सामने लाके फैक्ट्स के बेसिस पे फैसला करेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया, 7 साल हो गए, 7-7 years इज अ लॉन्ग टाइम। और ये 1 साल 1.5 साल में इसका फैसला आ जाना चाहिए था। इनके बाहर जी अकाउंट है। जी। तो बाबर साहब, मुझे इस जो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है, ये बाकी पार्टीज जो हैं वो भी फॉरेन फंडिंग लेती हैं, जो और वो भी सही तरह डिक्लेयर नहीं करती। और फिर जो पीटीआई के लोग हैं वो आप पे ये भी इल्जाम लगाते हैं कि आप ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिहाफ के ऊपर ये सब बातें कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये इसको भी जरा आप क्लैरिफाई करें कि क्या ऐसी कोई, क्या इन बातों में सदाकत है? देखिए ये अब बड़ा पुराना हो गया ये इल्जाम कि मुस्लिम लीग नून ने मुझे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इट इज अटरली रिडिकुलस और मैं इसको हमेशा से रिजेक्ट करता आया हूँ। और मैं इमरान खान की जबान में बोलता हूँ कि क्या वजह थी कि 2004 में इमरान खान हिंदुस्तान टाइम्स में एक इंटरव्यू देते हैं, जो कवर स्टोरी बनती है शेड्स ऑफ ग्रे। उसमें वो मेरा रेफरेंस देते हैं कि अकबर शेर बाबर ही कोट अनकोट इज अ ब्रूटली ऑनेस्ट मैन। तो अगर मैं ब्रूटली ऑनेस्ट उस वक्त था, तो जब मैंने ये बेकायदगी देखी और मैंने ये तमाम हकायक सामने रखे, तो उस वक्त मेरी ऑनेस्टी कैसे खत्म हो गई, कहां चली गई? लेकिन मैं इसका जवाब देता हूँ मुस्लिम लीग नून का, कि ये केस मैंने नवंबर 2014 में किया और ये जो पनामा केस आया था ये 2016 में आया था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि पनामा की वजह से, हालांकि केस 2014 में किया था। तो उस वक्त हम्म। नून लीग की हुकूमत थी, चौधरी निसार इंटीरियर मिनिस्टर थे। मैंने उनको 2 खत लिखे, और मैंने इस केस का रेफरेंस दिया। मैंने कहा आप एफआईए को डायरेक्ट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने अकाउंट्स हैं उसकी फोरेंसिक एक्सरसाइज करें और उसमें तमाम जो डिटेल्स है रिपोर्ट बना के इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। 2 लेटर्स लिखे, चौधरी निसार ने जवाब देना गवारा नहीं समझा। उसके बाद एहसन इकबाल जब इंटीरियर मिनिस्टर बने, मैंने उनको खत लिखा, उन्होंने भी मुझे जवाब तक गवारा नहीं किया। तो अगर वो मेरे साथ मिले हुए थे तो वो ये मौका क्यों गवाते? अब अंदाजा लगाइए ना, ये तो सोचने की बात है। तो ये सारे ये वो तरीके, ये वो हरबे, ये वो बातें हैं। जैसे अब इमरान खान देखिए, 14 नवंबर को मैंने ये केस किया, 3 साल इंतजार करने के, डिफरेंसेस 2011 में हुए थे।
अगले दिन 15 नवंबर को पीटीआई की प्रेस रिलीज मेरे बारे में पढ़ लें। जो स्लीज आप आज देख रहे हैं, ट्रोलिंग जो आप आज देख रहे हैं, उसमें जो, और उसके नीचे दस्तखत किसके हैं? डॉक्टर शीरीन मजारी के। यानी इस किस्म के घटिया इल्जामात मुझ पे लगाए एक दिन बाद आफ्टर द केस। तो मैं एक दिन पहले फरिश्ता था और एक दिन केस करने के बाद मैं शैतान बन गया। ये कैसे हो सकता है? सो ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट टू हाइड, और उनको चाहिए था कि वो सामने आते और अपने फैक्ट्स को फेस करते और एक रास्ता निकालते। मैंने इनको कई दफा ऑफर किया इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होके कि आप इलेक्शन कमीशन के नीचे एक फोरेंसिक ऑडिट को ऑथराइज करें, जो कॉन्सिक्वेंसेज उनको फेस करें, तो वो फिर दूसरों के लिए रोल मॉडल। अब आपका सवाल कि और जमातें, देखिए ये फिर रोल मॉडल बनेगा, फिर ये दूसरी जमातों की मजबूरी बन जाएगी। और ये कहना कि अगर 10 लोगों ने कत्ल किया है, एक पकड़ा गया है, तो 9 नहीं पकड़े गए। जब तक आप उन 9 को नहीं पकड़ेंगे तो एक को भी सजा ना दे, ये लॉजिक नहीं होल्ड करती। आपने फैक्ट्स पे चलना है जो इस वक्त अवेलेबल है, और मैं पीटीआई का बानी हूं। मैं चाहता हूं पीटीआई शुड बी द रोल मॉडल। तो ये जी जवाब है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब। जी मैं आपसे एक बस बात पूछना चाह रहा था कि इस केस के जो मुमकिना जो नतायज हैं, उनमें इमरान खान की अपनी नाअहली भी मुमकिन है, और शायद ये भी मुमकिन है कि पूरी जमात जो है वो गैर मुल्की फंडिंग के बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन उसे गैर कानूनी करार दे दे। फर्ज करें कि अगर इस तरह से होता है, इससे तो मुल्क में एक सियासी भूचाल आ जाएगा, एक एक अनारकी सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसके बारे में आपने सोचा? सोलंकी साहब, ये जो थियरी है ना कि पूरी पार्टी पे बैन लग जाएगा, ये आप स्ट्रेच कर रहे हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होगी। जो हमने सबूत है, मेरे नजदीक तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होती है तो उसके फिर डाउनस्ट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो एक फैसला उन्होंने दिया था अब्बासी साहब के केस के हवाले से, उसमें उन्होंने लिखा है कि जहां तक उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो डाउनस्ट्रीम है, कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया। लेकिन इसमें और जो मेरा मकसद पीटीआई पे पाबंदी लगाना नहीं है, हरगिज नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर ऐसी कोई सूरत बनती है तो मैं सामने रुकावट बन जाऊंगा। मेरा मकसद है पीटीआई को अकाउंटेबल करना अंडर द लॉ। जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे इस मेगा करप्शन, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा फंडिंग स्कैम है। लोगों से बहुत बड़ा धोखा हुआ है, गैर कानूनी फंडिंग हुई है, उस पर कवर अप किया गया है, उसको मैनेज करने की कोशिश। दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये जो थियरी है ना कि पाकिस्तान में अगर कानून लागू हो जाए तो एनआरकी होगी, मैं इसे डिसएग्री करता हूं। जब आप कानून लागू करते हैं वो फिर सब पे लागू होगा, सब पार्टियों की इस्लाह होगी, कोई पार्टी बैन नहीं होगी, लेकिन वो उसकी लीडरशिप अकाउंटेबल होगी। और यही हमारा मसला है। वाई शुड हम लोग क्यों ये विच हंट के पीछे लगे रहते हैं सुबह शाम, कि इसके पीछे पड़े हुए हैं, जिस तरह पिछले 4-5 सालों से जो एक विच हंट हो रही है। मेरे नजदीक वो एहतसाब हो गया ना साबित कि वो एहतसाब नहीं था, वो तो एक वेंडेटा लगता है, एक विंडिक्टिव एक पूरा एक प्रोसेस है। उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ये एक इदारा मौजूद है जो सियासी जमातों को रेगुलेट कर सकता है, कानून नाफिज कर सकता है। वो जब करेगा तमाम सियासी जमातें इस्लाह के रास्ते पे चल पड़ेंगी और आपको एक बेहतर लीडरशिप मिलेगी। यही रास्ता है पाकिस्तान का, जी इसी रास्ते पे चल के आप आगे बढ़ सकते हैं।